हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विलियन वाले चैप्टर में जो इससे पहले की क्लास थी उसमें अपन राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे। वाष्पशील अवयवों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ लिया था और अवाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे, या अवाष्पशील अवयवों के लिए बोल सकते हैं राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय का मतलब अगर किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कणों का स्थान अवाष्पशील विलय के कण ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण वाष्प में बदलने वाले कणों की संख्या कम हो जाती है और वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। यानी कहने का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। कौन से विलयन की तुलना में? उस विलयन की तुलना में जिसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिले हुए हो। फिर अपन ने इसके अंदर माना था कि विलयन में दो अवयव हैं, एक तो है ए और दूसरा है बी। ए अवयव को तो हम मान रहे हैं विलय और बी को मान रहे हैं विलायक। अवयव ए यानी कहने का मतलब अवयव ए को आप विलय समझना, ठीक है। यानी अवयव ए यानी विलय का वाष्प दाब ये मान रहे हैं पी ए। अवयव बी यानी विलय का वाष्प दाब इसको मान रहे हैं पी बी। अब देखिए अवयव ए यानी विलय के मोल इसको मान रहे हैं स्मॉल एन, और अवयव बी यानी विलय के मोल इसको मान रहे हैं अपन कैपिटल एन। अब देखिए विलयन का वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहे हैं पी द्वारा, और विलयन का वाष्प दाब तो इसको लिख दिया पी एस। एस का मतलब सॉल्यूशन, यानी ये हो गया विलयन का वाष्प दाब। अब आगे देखिए वाष्प दाब में कमी। जो वाष्प दाब है इसके अंदर कमी किस प्रकार से होगी? तो अपन ने बताया कि जो शुद्ध विलायक है इसका तो वाष्प दाब है अधिक, और अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा कम। तो अधिक में से कम को घटा देंगे तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अधिक किसका है, विलायक का, तो इसमें से विलयन का वाष्प दाब घटा दिया तो ये आ गई वाष्प दाब में कमी। अब निकालते अपन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए हमेशा जो वाष्प दाब में कमी है इसके अंदर विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देंगे, यानी पी बी माइनस पी एस अपॉन पी बी। ये हो गई वाष्प दाब में कमी। अब देखिए इसमें आगे विलय की मोल भिन्न। तो मोल भिन्न में अपन ने पढ़ा था जैसे विलय की निकाल रहे हैं तो जिसकी निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर, बाकी कुल मोल नीचे। तो विलय की मोल भी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो देखिए इसमें विलय के मोल कितने हैं, स्मॉल एन, फिर नीचे विलय के मोल स्मॉल एन प्लस विलायक के मोल कैपिटल एन। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखिए राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट का नियम क्या बोलता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए? राउल्ट का नियम बोलता है कि जब किसी विलयन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय युक्त पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये हमेशा विलय की मोल भिन्न के बराबर या समानुपाती होता है। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, बराबर। अब विलय की मोल भिन्न क्या है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर। अब आगे देखिए यदि विलयन अत्यधिक तनु हो, यानी जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो, तो विलय की मात्रा अगर अत्यधिक कम होती है तो उसको मान सकते हैं नगण्य, यानी उस विलयन के अंदर केवल किसके कण ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, विलायक के। तो स्मॉल एन को तो हमने माना है बहुत ही कम, और इसकी तुलना में कैपिटल एन यानी विलायक के मोल हैं वो बहुत ही अधिक हैं। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इसके बराबर मान सकते हैं हम किसको, कैपिटल एन को, क्योंकि स्मॉल एन को तो हमने क्या माना है, नगण्य, यानी बहुत ही कम। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा अपन का कि एन प्लस एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसके स्थान पे अपन क्या रख देंगे, केवल कैपिटल एन। अब स्मॉल एन तो क्या है और कैपिटल एन क्या है? स्मॉल एन का मतलब तो है विलय के मोल, और मोल किससे निकालते हैं, पदार्थ का भार अपॉन अणुभार। तो विलय के मोल निकालेंगे तो ऊपर तो होगा विलय का भार और नीचे हो जाएगा विलय का अणुभार, और इसको शॉर्ट में बोलना चाहें तो डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। आगे देखिए कैपिटल एन का मतलब है विलय के मोल,
तो विलायक के मोल तो ऊपर विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार, भार का मतलब WB, क्योंकि विलायक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, B द्वारा, अपॉन MB, तो WB अपॉन MB, इन दोनों के मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा ये लास्ट फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए एक बार दोबारा से पूरे फॉर्मूले। अब आगे करते हैं हम। दो विलयन है, एक तो है आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक है अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों विलयनों के बारे में पढ़ेंगे, तो इन दोनों को मैं एक साथ में बता देता हूँ, जिससे दोनों का वर्णन भी हो जाएगा और दोनों में अंतर भी हो जाएगा। देखिए इसमें पॉइंट वाइज चल रहा हूँ। आदर्श विलयन तो कौन सा विलयन कहलाएगा, यानी ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता के ऊपर राउल्ट के नियम की पालना करता है, यानी जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, ये तो कौन सा विलयन कहलाएगा, आदर्श विलयन। इससे विपरीत है अनादर्श विलयन। देखें, जो यानी ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है। परिभाषा भी हो गई और वर्णन भी हो गया, यानी वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करे उसको बोलेंगे आदर्श विलयन, और वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना न करे या नहीं करता हो उसको हम बोलेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, पालना कर रहा है तो आदर्श है, नहीं कर रहा है तो अनादर्श। क्लियर? अब आगे देखिए इसमें, अब जो आदर्श विलयन है, इस आदर्श विलयन के अंदर अगर पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, थ्योरी नहीं लिख रहा हूं मैं, इसकी समीकरण लिख रहा हूं, यानी डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0, यानी दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिख दिया डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा का मतलब अंतर, V का मतलब आयतन, मिक्सिंग का मतलब आपस में मिलाने से बराबर क्या आ रहा है, 0, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, न तो आयतन बढ़ रहा है और नहीं आयतन घट रहा है। लेकिन जो अनादर्श विलयन है, इस अनादर्श विलयन के अंदर डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट 0, यानी आयतन में हमेशा परिवर्तन होगा। क्या करने पे? दोनों अवयवों को आपस में मिलाने से इसमें हमेशा आयतन के अंदर परिवर्तन होगा, यानी इसमें डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट 0, या तो आयतन बढ़ेगा या आयतन घटेगा।
अगली बात 3 नंबर, जो आदर्श विलयन है इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर होता है 0। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ, यानी दोनों अवयवों को मिलाने पर न तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी एक्जोथर्मिक, और न ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। ये दोनों ही अभिक्रियाएं नहीं होंगी, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या है 0। कहने का मतलब न तो तापमान में वृद्धि होगी और न ही तापमान में कमी होगी। आगे देखिए, इसके लिए इसमें होता है डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट 0। इसका मतलब यानी इसके अंदर अनादर्श विलयन है, इसमें दोनों अवयवों को मिलाने पर या तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या फिर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। कहने का मतलब तापमान में परिवर्तन होगा, या तो तापमान घटेगा या फिर तापमान बढ़ेगा, दोनों में से एक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब जो आगे का लास्ट पॉइंट है, यानी अवयव होते हैं 2, ए और बी। ठीक है, अब जो आकर्षण बल माना जाए तो वो ए के मध्य भी होता है और बी के मध्य भी होता है। तो जो आदर्श विलयन है उसमें ए व बी के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल है वो ए डॉट डॉट ए व बी डॉट डॉट बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। लास्ट लाइन ध्यान से समझना, आदर्श विलयन में अवयव ए व बी के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल, या बोल सकते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, वह अवयव ए के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल व अवयव बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। इसमें देखें, अवयव ए व बी के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल अवयव ए के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल व अवयव बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। अंतर इतना ही है, इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। यह होगी दोनों की लैंग्वेज और दोनों में आपस में अंतर। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आदर्श विलयन यानी जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं, और वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता उस विलयन को अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आदर्श विलयन में अवयवों को आपस में मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। अनादर्श विलयन में दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर आयतन में कोई न कोई परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट 0। आदर्श विलयन में दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर न तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी और न ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, अर्थात न तो तापमान में वृद्धि होगी और न ही तापमान में कमी होगी। अनादर्श विलयन में दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर या तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, अर्थात या तो तापमान में वृद्धि होगी या तापमान में कमी होगी। आगे देखिए, आदर्श विलयन के अंदर अवयव ए व बी के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल अवयव ए के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल व अवयव बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है, और अनादर्श विलयन में अवयव ए व बी के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल अवयव ए के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल व अवयव बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। खुद रिवाइज कर लीजिए एक बार। क्लियर? अब आगे देखिए, ये दोनों की परिभाषाएं और दोनों में अंतर आ जाए तो आसानी से कर सकते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं
वो आपको नोट्सों में मिल जाएंगे, आदर्श और अनादर्शीय। अब जो अनादर्श विलयन है ये दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन के प्रकार, ये होता है दो प्रकार का। एक तो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और एक है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। दो प्रकार हो गए अलग अलग। अब यहां पर हम इन दोनों प्रकारों का आपस में पढ़ेंगे अंतर, कि इन दोनों में आपस में क्या अंतर है, जिससे दोनों की लैंग्वेज भी हो जाएंगी और दोनों का अंतर भी हो जाएगा। तो देखिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदर्श व अनादर्श को पढ़ा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श विलयन, दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। यहां पे हम दोनों का अंतर पढ़ेंगे। देखिए, पहला धनात्मक विचलन के अंदर विलयन का वास्तुदाब हमेशा विलय या विलाय के वास्तुदाब से अधिक होगा। देखिए, अनादर्श विलयन में पहला पॉइंट क्या था कि इसमें जो विलयन का वास्तुदाब है वह विलय के वास्तुदाब व विलाय के वास्तुदाब के बराबर नहीं होता है। जैसे स्टार्टिंग अंतर था वो यह, उसमें विलयन का वास्तुदाब विलय और विलाय के वास्तुदाब के बराबर होता है। पहले मैंने पॉइंट लिखा था कि जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राहुल के नियम की पालना करते हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर लेना, आदर्श के अंदर की जो विलयन का वास्तुदाब है वो आदर्श में विलय और विलायक दोनों के वास्तुदाब के बराबर होता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन है उसमें विलयन का वास्तुदाब विलय व विलायक के वास्तुदाब के बराबर नहीं होता है, या तो होगा कम या फिर होगा अधिक। ये पॉइंट उस अंतर में और ऐड कर लेना। अब देखिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श विलयन, अब धनात्मक है तो विलयन का वास्तुदाब क्या होगा, अधिक होगा। इसमें है ऋणात्मक तो विलयन का वास्तुदाब कम होगा। ऋणात्मक का मतलब कमी, धनात्मक का मतलब वृद्धि। यानी इसमें जो विलयन का वास्तुदाब है P, यह है अधिक होगा किससे, Pa प्लस Pb। क्लियर बात। विलयन को अपन P लिख दो चाहे PS लिख दो, ठीक है। इससे क्या क्लियर हुआ कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन में विलयन का वाष्पदाब हमेशा विलय के वाष्पदाब व विलायक के वाष्पदाब के योग से अधिक होता है। क्लियर। इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट, इसमें होगा विलयन के वाष्पदाब में कमी, यानी P ग्रेटर देन लेस देन Pa प्लस Pb।
यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलय के वाष्प दाब व विलय के वाष्प दाब के योग से कम होता है। क्लियर? आदर्श विलयन में यही था कि वाष्प दाब में या तो होगी कमी या फिर होगी वृद्धि। तो धनात्मक में तो क्या हो रही है? वृद्धि, और ऋणात्मक में क्या हो रही है? कमी। अब उन दोनों के अंतर के अंदर जो सेकंड पॉइंट था वो ये लिखा था कि दोनों अवयवों को मिलाने पर वाष्प दाब आयतन के अंदर परिवर्तन होगा, ये लिखा था। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट जीरो, या तो आयतन बढ़ेगा या फिर आयतन घटेगा। तो जो धनात्मक है उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग वहां पे लिखा था हमने डज नॉट जीरो, अनादर्श में यही लिखा था, यानी जीरो नहीं होगा। तो इसमें देखिए डेल्टा एच वी मिक्सिंग बराबर हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आयतन में क्या हुई? वृद्धि। और इसके लिए हो जाएगा दूसरा पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। क्लियर? यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन में दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर आयतन में वृद्धि होगी, और इसमें दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर आयतन में कमी होगी। तीसरा पॉइंट देखिए, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, और इसके लिए होगा डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। अब अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया हमेशा होगी ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मी, और अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया हमेशा होती है ऊष्माक्षेपी। लैंग्वेज में बोलना चाहें तो इसमें दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर हमेशा अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। कहने का मतलब तापमान में कमी होती है। और ऋणात्मक में दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर हमेशा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात कहने का मतलब तापमान में वृद्धि होती है। अब चौथा पॉइंट ध्यान से समझना। चौथे पॉइंट में जो अनादर्श विलयन था उसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें ए व बी के मध्य उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल, वो ए के मध्य उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल वह बी के मध्य उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। आदर्श में तो क्या है? होता है, लेकिन अनादर्श में नहीं होगा। या तो होगा अधिक या फिर होगा कम। तो इस पॉइंट से रिलेटेड है पहला पॉइंट, इससे समझना इसको। इसमें विलयन का वाष्प दाब क्या है? अधिक है। अब विलयन का वाष्प दाब अधिक कब होगा? जब ए व बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा, तभी तो अधिक होगा। अगर इसके मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो कण है वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसके अंदर यह पॉइंट होगा कि इसमें ए व बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान हमेशा कम होता है, जिसके कारण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श लिख दिया गया इधर, अनादर्श कीजिए, अनादर्श विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा अधिक होगा। ठीक है? और जो ऋणात्मक वाले के अंदर देखिए विलयन के वाष्प दाब में क्या हो रही है? यहाँ वाष्प दाब में क्या है? कमी। अब इस विलयन के वाष्प दाब में अगर कमी है तो कमी कब होगी? जब ए व बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान अधिक होगा। यानी यह बल क्या होगा? अधिक होगा। अगर यह बल अधिक होगा तो कण वाष्प के रूप में नहीं बदलेंगे, कम से कम कण वाष्प के रूप में बदलेंगे, क्योंकि ए व बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? अधिक है। तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा क्या होगा? कम होगा। यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। इस विलयन के अंदर ए व बी के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है इसका मान अधिक होता है, जिसके कारण इसके वाष्प दाब का मान कम होता है। आगे इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे दोनों। ठीक है? वो एग्जाम्पल आपको याद करने।
क्लियर यहां तक? देख लीजिए, एक बार दोबारा मनन कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए, इन दोनों के लिए ग्राफ बना दें। पीछे वाला ग्राफ अगर आपको याद है तो उसी से इन दोनों के ग्राफ बन जाएंगे। एक तरफ लिया था अपन ने वाष्प दाब, यही लिया था, और एक तरफ लिया था मोल भिन्न। ऐसे इससे देखिए, वाष्प दाब एक तरफ ले रहे हैं मॉल भी, इधर एक्स ए बराबर माना था 1 और एक्स बी बराबर 0, इधर एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। ये क्या था? इसमें भी वही एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0। इधर देखिए एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। इधर ये है एक्स ए विलय की मोल भिन्न, विलय के लिए, तो विलय के मोलों की संख्या कम होती है तो वास्तव क्या होगा? विलायक की तुलना में कम होगा। तो इधर देखिए, इसमें इसको लिख देंगे पी ए डॉट। पी ए डॉट का मतलब विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और इधर हो जाएगा पी बी डॉट, यही इसमें पी ए डॉट और इधर ये हो जाएगा पी बी डॉट। अब वहां पर हमने ऐसा ग्राफ किया था, अगर आपको याद आ रहा, क्या ऐसा ही था? इन दोनों को आपस में मिलाया था, और यहां से इसको मिलाया था, और इधर से इसको मिलाया था। ये ग्राफ था हमारे पास में पहले वाला। अब इसमें क्या करेंगे? धनात्मक में हमेशा हो रही है वृद्धि विलयन के वास्तव में, और ऋणात्मक में हो रही है कमी। तो यह ग्राफ कुछ हमें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा इस प्रकार से, प्रत्येक में ही ऊपर उठा हुआ। ये हो गया, इधर यहां ये हो गया, यानी यहां वहां तो लिखा था P बराबर है पी ए प्लस पी बी, तो यहां है अधिक, तो विलयन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब वह विलायक के वाष्प दाब से अधिक होगा। वहां पे इस पी ए वाले में लिखा था पी ए बराबर पी ए डॉट इंटू एक्स ए, तो इसमें क्या लिखेंगे? पी ए का मान अधिक होगा किससे? पी ए डॉट इंटू
एक्स। क्लियर। और वहाँ पे इस लाइन में लिखा था हमने, यहाँ पे ये लिखा था कि पी बी बराबर पी बी डॉट इंटू एक्स बी। बोलो ये लिखा था या नहीं? यहाँ पे क्या है, अधिक है, तो इसको अधिक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पी ए का मान अधिक, पी बी का मान अधिक, यानी विलेय का वाष्प दाब अधिक, विलाय का वाष्प दाब अधिक, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। इससे उल्टा ग्राफ इसमें होगा, इसमें हो रही है कमी। तो देखिए P है ये कम होगा किससे, पी ए प्लस पी बी। क्लियर। यहां पे इसमें भी कमी हो रही है, यानी पी ए, इसमें कमी है पी ए डॉट इंटू एक्स। क्लियर। इसमें क्या हुई, वृद्धि, और इसमें क्या हुई, कमी। अब इस बी के लिए देखिए, सॉरी, नीचे से होगा ग्राफ, वृद्धि नहीं कमी है। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, या इधर लिख दो पीछे, यानी पी ए का मान अधिक है, पी ए डॉट इंटू एक्स। तो यहां पे देखिए यानी पी बी, कमी कीजिए, वृद्धि नहीं, पी बी इसका मान कम होगा किससे, पी बी डॉट इंटू एक्स। यही होगा। इधर देखिए दोबारा से, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि, पी का मान अधिक, पी बी का मान अधिक, सभी बी बी हैं। यहाँ पे पी ए, सभी ए हैं, पी ए का मान अधिक, पी बी का अधिक, तो पी का मान क्या होगा, अधिक होगा। इधर देखिए पी ए का मान कम, पी बी का मान कम, तो पी का मान भी क्या होगा, कम। क्लियर। ये हो गया। देख लीजिए पूरे ग्राफ एक बार फिर से। क्लियर है, देख लो देख लो। चले आगे, देखिए इसमें अगला पॉइंट है स्थिर कवाती मिश्रण। स्थिर कवाती मिश्रण, जिसको एजोट्रॉफ ही बोलते हैं, इसे एजोट्रॉफ भी कहा जाता है। अभी स्थिर का मतलब निश्चित, क्वाथी का मतलब उबलना, और मिश्रण का मतलब द्रविलियन, यानी दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलता हो, उसे स्थिर कवाथी मिश्रण या फिर एजोट्रॉफ कहा जाता है। या तो दो द्रव्य होंगे या फिर दो से अधिक होंगे। अगर उनको आपस में मिला दिया जाए, पहले तापमान होंगे अलग अलग, लेकिन मिला देने के बाद में उनका एक ही तापमान होगा। जैसे H2O और एक है मेथेनॉल,
या फिर एथेनॉल ले लीजिए C2H5OH। अब इसका तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है लगभग 75.9 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दोनों का तापमान अलग अलग है। अब जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपस में मिलाने के बाद में इनको उबाला जाएगा तो इनका तापमान आएगा 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले दोनों द्रवों का तापमान क्या था? अलग अलग, लेकिन इनको मिलाने के बाद में अगर गर्म किया गया तो तापमान क्या हुआ? एक ही रह गया, एक ही हुआ या नहीं? तो ये 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम बोलेंगे एजोट्रोप। तो कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक, ये 2 हैं, अभी इससे अधिक भी हो सकते हैं। इनके तापमान पहले तो रहेंगे प्रत्येक का अलग अलग, लेकिन मिलाने के बाद में तापमान क्या हो जाएगा? 1। तो 2 या 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण जिनको आपस में मिलाने पर वो एक ही ताप पर उबलते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एजोट्रोप। अब ये एजोट्रोप हैं, ये होता है 2 प्रकार का। इसके हैं 2 प्रकार। एक तो होता है न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण, और दूसरा होता है अधिकतम स्थिर कवाथी मिश्रण। 2 है। न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, नाम आ रहा है न्यूनतम, याद रखिए धनात्मक, क्योंकि धनात्मक में क्या था? अधिक था। तो कम उल्टा है, कम के लिए अधिक और अधिक के लिए कम। तो देखिए परिभाषा इसकी, न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण कौन से विलयन प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें होगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण कहलाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन अधिकतम स्थिर कवाथी मिश्रण कहलाते हैं। अपने मन में परिभाषा का मनन कीजिए। क्लियर? अब देखिए इन दोनों के एग्जाम्पल बताते हैं। ये तो है इसका न्यूनतम का और ये है अधिकतम का। देखिए इनके नाम क्यों पड़े? क्योंकि इसमें अवयवों को मिलाने पर तापमान देखिए इन दोनों की तुलना में क्या है? कम है। तो इसको हमने क्या बोला? न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण। और इसके अंदर जैसे जल और HCl है, दोनों का तापमान मिलाने के बाद में जो तापमान हुआ उसकी तुलना में क्या है? कम है। लेकिन मिलाने के बाद में तापमान में क्या हुई? वृद्धि। इस कारण इसका नाम क्या हुआ? अधिकतम। यानी ये तो मिलाने के बाद में तापमान में करता है वृद्धि और ये मिलाने के बाद में तापमान में करता है कमी। तो कमी वाले को बोल दिया न्यूनतम और वृद्धि वाले को बोल दिया अधिकतम। ठीक है, ये दोनों के एग्जाम्पल हो गए। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल तो H2O और एथिल एल्कोहल का है और नीचे वाला एग्जाम्पल H2O और HCl का है। दोनों के तापमान मैंने अलग अलग लिखे। ठीक है, इसका डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दिया, इसका केल्विन में, केल्विन बदल के भी लिख सकते हो, दोनों को डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोबारा से बताता हूँ, स्थिर कवाथी मिश्रण या एजोट्रोप क्या होता है? 2 या 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलता है, एजोट्रोप या स्थिर कवाथी मिश्रण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण और अधिकतम स्थिर कवाथी मिश्रण। अब न्यूनतम क्या है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन को न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण कहते हैं। इसमें हमेशा तापमान अवयवों की तुलना में कम होता है। बोलो कम है या नहीं? यानी पहले जो अवयव थे या जो द्रव्य थे
उनकी तुलना में हमेशा कम होता है। अधिकतम स्थिर कवाती मिश्रण क्या होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन अधिकतम स्थिर कवाती मिश्रण कहलाता है। इसमें मिश्रण का तापमान, ये किसका तापमान है? मिश्रण का। ये भी किसका था? मिश्रण का, मतलब दोनों को आपस में मिलाने के बाद। इसमें मिश्रण का तापमान हमेशा दोनों द्रवों की तुलना में अधिक होता है। क्लियर? आज की क्लास यहाँ तक।